हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया रिवाइज किया आप लोगों ने कल का टॉपिक, राइट? चलिए आज शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है दैट इज द स्फेरिकल मिरर, राइट? तो आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पीएन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अगले टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिनका नाम है 9.2 स्फेरिकल मिरर। जरा इस पिक्चर को ध्यान से देखिए जरा। कुछ हुआ? बराबर क्या दिखा हम आपको कि सर जी हमको तो कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, चम्मच दिख रही है हमको, बराबर? तो चम्मच के अंदर ये जो पार्ट होता है, बराबर, जब आप चम्मच सीधी हो और जब जो चम्मच का इनवर्ड्स पार्ट होता है, अंदर की साइड का जो पार्ट होता है, उस पार्ट को बोला जाता है कॉनकेव साइड। और जो चम्मच को अगर हम उसको उल्टी कर दे और ये जो ऊपर का जो पार्ट होता है, तो उस पार्ट को हम बोला जाता है कॉन्वेक्स पार्ट, बराबर? तो यहाँ से हम आज ये सीखेंगे कि ये जो मिरर होता है वो मिरर के मोस्टली दो टाइप होते हैं। पहला टाइप हमने कल रिवाइज किया था, कल हमने उसको रिवाइज किया था प्लेन मिरर, बराबर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से इसका मतलब क्या होता है कि जो उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब आपको रिफ्लेक्शन मालूम हो गया होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो लाइट है वो बाउंस बैक होती है, मतलब कि लाइट को एक सरफेस पर टकराएगी और वहां से वो चली जाएगी। तो ये जो बाउंस बैक होती है तो दैट मीन्स कि उसको बोला जाता है स्फेरिकल मिरर, स्फीयरिटिकल सरफेस होती है, ठीक है। अब जो मिरर में जो स्फेरिकल सरफेस होती है वो स्फेरिकल सरफेस दो टाइप की होती है। एक टाइप होता है जिसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, और जो दूसरा साइड होता है उसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर, बराबर। जैसा आपको ये फोटो में भी दिख रहा होगा, एक साइड जो है उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर और एक साइड जो है जो कि थोड़ा इस तरह से, आपको थोड़ा प्रॉपर दिखाई नहीं दिया होगा इसमें, आई थिंक, एक मिनट, यस, ये जो सरफेस है वो इस तरह से है, बराबर। तो अगर आप हम ये अपने हैंड पोस्चर्स को देखें तो ये जो अंदर की साइड है वो कॉनकेव साइड हो जाएगी और जो बाहर की साइड है वो कॉन्वेक्स साइड हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड साइड कर्व्ड होती है, यहाँ पर आउटवर्ड साइड कर्व्ड होती है। लाइट की जो रेज होते हैं वो फोकस्ड हो जाते हैं, यहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं। इसका ध्यान रखना कि मोस्टली क्या होता है कि जो हमारा कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट क्या होता है, तो कि सर जी ये लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। क्या होता है? एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वहां पर लाइट इस तरह से स्प्रेड हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लाइट है वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है, इसलिए इसका जो नाम है ये कॉनकेव मिरर है, उसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है वो स्प्रेड हो जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइवर्जिंग मिरर, बराबर। तो या तो कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और उसकी डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है कि जो कॉनकेव मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती है और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां पर होती है? आउटवर्ड्स हो जाती है। क्लियर इतनी चीज? आई होप ये पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अगर ये समझ में आ गया है तो हम अपने अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर की थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। यही है जो हमने लास्ट स्लाइड में जो पढ़ा था, इसी को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे और कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। कल मैंने आपको बताया भी था कि जो मिरर होते हैं, टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम में इस तरह से यहाँ पर शेडिंग होता है, बराबर। हम क्या करेंगे, हम जब हमें पढ़ाई करनी होगी तो हम इसको शेड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसा करके इस तरह से डैश लाइन दिखा देंगे, बराबर। ये शेडिंग जो है वो नॉर्मली टेक्स्ट बुक में होता है, हम अपने लिए क्या कर देंगे, हम अपने लिए इसको सिर्फ इस तरह से डॉट लाइन से रिप्रेजेंट, डैश लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये डेफिनेशन है कर्व्ड मिरर और क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। चलो, तो जो जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो इनवर्ड्स कर्व्ड होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब क्या होता है? लाइट जहां पर टकरा रही है। जैसे कि आप देख सकते हो कॉनकेव मिरर में इस पॉइंट पर टकराएगी लाइट और यहाँ पर इस पॉइंट पर टकराएगी, बराबर, बाहर की साइड में। तो इसका कर्व जो है वो बाहर की तरफ है, आउटवर्ड्स है, तो इसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। और यहाँ पर कर्व जो है वो इनसाइड जा रहा है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव बोलेंगे। एक और मैंने टेक्निक बताई है आप बच्चों को क्लास में। कॉनकेव का मतलब क्या होता है? कॉनकेव
हम इसको कैसे याद रखते हैं कि ये जो केव वर्ड है वो केव वर्ड के साथ आप क्या इमेजिन करते हो, तो क्या सर जी केव का मतलब होता है केव के अंदर जाया जाता है, बराबर। केव का मतलब क्या होता है, ऐसा केव के अंदर जाते हैं, बराबर, गुफा के अंदर जाते हैं। केव का मतलब क्या होता है, गुफा। तो जहां पर लाइट ऐसे अंदर की साइड जाए तो वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। और जब वो लाइट बाहर से ही निकल जाए तो उसको कॉन्वेक्स बोला जाएगा। डन। तो ये टेक्निक है थोड़ा याद रखने के लिए, बराबर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ हमारा। तो ये स्पून के रिगार्डिंग एग्जांपल है कि स्पून के अंदर क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, और स्फेरिकल मिरर, क्यों स्फेरिकल मिरर है, क्योंकि उनकी जो सरफेस है वो स्फीयर में है, ठीक है। चलो यही एग्जांपल्स के थ्रू हमने समझा है। चलो ये डिटेल है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। यहाँ से हम उसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से, बराबर। कॉनकेव मिरर के बारे में इंफॉर्मेशन है और ये जो है वो हमारे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में है। मैंने यहाँ पर आपको जो गौर करने जैसी चीज है वो ये है कि ये जो लाइट है वो लाइट यहाँ पर देखो एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पर जो लाइट है वो लाइट ऐसे यहाँ से देखो बाहर निकल रही है, ठीक है। तो ये जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव का डिफरेंस है कि यहाँ पर लाइट इकट्ठा हो रही है एक जगह पर, यहाँ पर लाइट जो है वो स्प्रेड होती जा रही है। थोड़ा विजन क्लियर हुआ आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स को लेके। अब आप थोड़ा कंफर्टेबल होंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो तो इस बड़े से पिक्चर के साथ पूरी डिटेल्स को जो है वो हम समझते हैं, राइट। वन बाय वन हर एक टर्म को शांति से समझते हैं। आपका फोकस कहाँ पर होना चाहिए, जब भी आपको इस तरह की स्लाइड्स दिखती है तो आप पूरी स्लाइड्स के ऊपर फोकस मत करिए, फोकस करिए मैं कौन से पॉइंट्स आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वहां पर फोकस करिए। पहले तो फिलहाल ये डायग्राम हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो डायग्राम अभी हमने देख रहा है, बराबर। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। अब उस टर्म्स को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो मिरर है वो किस तरह से बनता है, बराबर। ये मिरर किस तरह से बनेगा उसको समझेंगे तो आपको ये पूरी टर्म्स के बारे में अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पहले हम क्या इमेजिन करते हैं कि ये जो मिरर है वो इस तरह से एक स्फीयर होगा। ऐसा इमेजिन करो कि ये जो मिरर है वो इस तरह से एक स्फीयर होगा। क्या होगा, स्फीयर होगा। अब अगर हम इस स्फीयर को बीच में से ऐसे कट कर दे, बराबर, इसको हम थोड़ा बीच में से यहाँ से कट कर दे तो क्या होगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पार्ट है वो सर क्या बन गया, कॉन्वेक्स पार्ट बन गया। और ये जो पार्ट है वो क्या हो गया, कॉनकेव पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। मतलब कि मिरर जो है वह एक ऐसे स्फीयर में से बनाया जाता है। एक इमेजिनेशन हुआ, बराबर। चलो, अब इतनी लाइन अगर आप समझ चुके हो तो नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं क्या होता है, बराबर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो टर्म है पोल। क्या है, पोल। तो ये पोल क्या है, तो कि आपको ये मिरर दिखा, उस मिरर के बीच में यहाँ पर एक सेंटर है, ये मिरर है उसके बीच में यहाँ पर एक सेंटर है। तो ये मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है उस सेंटर पार्ट को क्या बोला जाएगा, पोल बोला जाएगा, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है वो एक ऐसे स्फीयर में से बना होगा, हाँ क्या ना। अब जो स्फीयर में से बना होगा उस स्फीयर के अंदर कोई सेंटर होगा, है ना, बराबर। तो वो जो स्फीयर का सेंटर है, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, ये जो लाइन है उसको आप ध्यान से याद रख लेना। ये क्या है कि किसका सेंटर के बारे में बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर, बराबर। और ये कौन सा स्फीयर है, स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स अ पार्ट, मतलब कि वो स्फीयर जिसका मिरर एक पार्ट है, बराबर। मतलब कि जो है वो क्या बोलते हैं कि ऐसा मिरर, सपोज कि यहाँ पर हम बात करें तो ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं, स्फीयर, और उसका एक सेंटर होगा। उसी सेंटर को हम क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे बेटा इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम देंगे। पहला हमने देखा पोल, दूसरा हमने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका सिंबल होता है सी। यहाँ पर कॉनकेव के लिए फ्रंट में होगा आगे की साइड, और कॉन्वेक्स के लिए जो मिरर के पीछे की साइड पर होता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट पढ़ा। अब सपोज कि आप थोड़ा मैथ्स का लॉजिक लगाओ कि ये जो सर्कल है और उस सर्कल का जो सेंटर है उसको मैंने नाम दिया था सेंटर, बराबर। अब वहां से ये जो, और ये था मेरा मिरर, इसका नाम दिया था हमने पी, बराबर, मिरर का सेंटर। यहाँ पर ये जो है वो हमारे पूरे स्फीयर का सेंटर जिसको हमने नाम दिया है सी। तो ये सी से पी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रेगुलरली मैथ्स में क्या बोलते हैं, सर जी इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस।
तो ये जो लाइन है बराबर सी से पी तक का जो डिस्टेंस है उस सी से पी तक के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई थिंक अब आपको ये तीन टर्म जो है वो समझ में आ चुकी होगी, पोल, सेंटर और रेडियस के बारे में। मिरर का जो पार्ट है उसको पोल बोलेंगे, वो मिरर जिस सेंटर जो स्फीयर में से बना है उस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और उस स्फीयर से जो पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये तीन पॉइंट हमने समझ लिए, क्लियर है? डन। चलिए अब यहां पर आ जाइए। यहां पर आपको एक लाइन दिख रही है, देखो C से P तक एक लाइन दिख रही है, यहां से यहां पर भी इस तरह से एक लाइन दिख रही है। तो जो मिरर के सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, ये लाइन एक्चुअल में नहीं होती है मिरर में, हम ऐसा इमेजिन करते हैं। तो ऐसी ये जो इमेजिनरी लाइन है जो कि मिरर के सेंटर में से पास होती है और पोल में से पास होती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होता है, उस इमेजिनरी लाइन को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाएगा बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो कहां पर है? तो कि सर जी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है, मतलब कि ये जो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, उस इमेजिनरी लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर इतनी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। अब ये प्रिंसिपल फोकस को समझने से पहले ये डायग्राम को जरा ध्यान से देखो। इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। एकदम ध्यान से समझिए, ये जो लाइन है वो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पर और यहाँ पर ये जो लाइंस है वो पैरेलली जा रही है। वो सारी की सारी पैरेलल लाइंस जो है वो टकरा के इस एक पॉइंट पर आ जाता है। देखो यहाँ पर इस एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है ये टकरा के। सेम वे यहाँ पर ये लाइंस जो है वो टकरा के डाइवर्ज होती जा रही है, और इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो किसी एक पॉइंट पर ये इकट्ठा होती है। तो जिस पॉइंट पर जो भी पैरेलल रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, जिस जगह पर मीट करते हैं, जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, उस पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम होता है बेटा उसका? प्रिंसिपल फोकस, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे क्लियर आया? टोटल 5 टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन है, और ये जो फोकस है तो कि रिफ्लेक्शन के बाद वो लोग वहाँ जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है फोकल लेंथ और एपर्चर। फोकल लेंथ क्या होगा? तो कि ये फोकस है, अभी हमने ये पढ़ा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है क्या? R। वहीं पर ये जो F और P तक के जो बीच का डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला जाएगा? फोकल लेंथ। मतलब कि जो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ बोलेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात इतनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? एपर्चर। नेक्स्ट है एपर्चर, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके डायामीटर को, बराबर। तो ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का यहाँ पर ये जो डायामीटर है उस डायामीटर को क्या बोला जाएगा? एपर्चर बोला जाएगा, क्योंकि वो पूरा स्फीयर है। तो उस स्फीयर का ये पूरा का पूरा इतना जो एरिया है, ये जो डायामीटर है, इस डायामीटर को हम क्या बोला जाएगा? इसको हम बोला जाएगा एपर्चर। ऐसा एक स्फीयर इमेजिन करो, उस मतलब ये मिरर हो गया, बराबर। और ये मिरर की ये समझो बात को, इसमें यहां पर समझ लो, एक मिनट। ये मिरर हो गया, बराबर। ये मिरर हो गया हमारा, ठीक है। उस मिरर को, बराबर, ये एक स्फीयर है, तो ये वाला जो पार्ट होगा, इतना जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? ये डिस्टेंस को बोला जाएगा एपर्चर बोला जाएगा। क्लियर है इतनी चीज? चलो फिर एक लास्ट में एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप याद रख लेना यहां पर, ठीक है। चलो ये जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ये क्या है? तो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही होता है। तो ये जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है उसको बोलेंगे R, और उसका आधा क्या हो गया? F। मतलब R जो है वो F का डबल हो गया। F और F, 2 बार F आएगा, मतलब कि F का डबल हो गया। क्लियर? पूरा विजिबल हुआ पिक्चर क्या होता है क्या नहीं? चलो यहाँ पर ध्यान। ओके,
अब ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में है, बराबर। आप इससे अब हम समझने में आसानी हो जाएगी आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले हमने ये मिरर का सेंटर पढ़ा था P, बराबर। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि ये जो मिरर जिस स्फीयर में से बना होगा उस स्फीयर के सेंटर को बोला जाएगा C, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर ये C से P तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर R। फिर एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हमने नाम दिया था प्रिंसिपल एक्सिस, बराबर, उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर ये जो सारी की सारी जो रेज है वो इकट्ठा होकर जहाँ पर मिलती है उसको बोला जाएगा कैपिटल F, मतलब कि प्रिंसिपल फोकस। फिर ये फोकस से C जो P तक है, पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाएगा फोकल लेंथ स्मॉल f। और फिर हमने देखा कि R इज इक्वल टू 2f, ये एक डिस्टेंस रिलेशन भी देखा, और इसका जो डायमीटर है उसको हम एपर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है और समझनी है, ठीक है। चलो, आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अब जो हमने ये पढ़ा हुआ है बस उसी को यहाँ पर हमने प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। पोल की डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, फोकस के बारे में, और फोकल लेंथ के बारे में, और एपर्चर के बारे में, और R इज इक्वल टू 2f के बारे में भी यहाँ पर मेंशन है, बराबर। तो ये जो 3 स्लाइड है ये R इज इक्वल टू 2f के बारे में, ठीक है। तो ये जो 3 स्लाइड है यहाँ पर ये आपकी डिटेल्स बताता है जो हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा हुआ था, राइट। चलिए, क्लियर हो गई बात। तो इतनी चीज़ें जो है वो मैं 1 बाय 1 आप यहाँ से भी फोटो खींच सकते हो, इसका भी नोट्स लेके लिखनी हो तो आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो आप इसका भी फोटो ले सकते हो, इसको हटा दो साइड में। चलिए, ये ले लीजिए फोटो, ठीक है, डन। अब इसके साथ आप ये जो पॉइंट्स है वीडियो को पॉज कर दीजिए, और यहाँ पर इसको पॉज करने के बाद इसको लिख लीजिए, ये जो पॉइंट्स है। फिर ये जो पॉइंट्स है उसको भी देख लीजिए, बराबर, इसको भी पॉज करके लिख लीजिएगा। और उसके बाद ये जो तीसरे पॉइंट है उसको भी पॉज करके लिख दीजिएगा, ठीक है। चाहे आप पहली स्लाइड लिखो या ये वाली, ये थोड़ी डिटेल है, पहली वाली जो स्लाइड है उसको आपको थोड़ा अंदाजा आएगा, ठीक है। नोट्स आपको बना के चलने हैं, जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाओ, बराबर, उस वीडियो के साथ आप उसको पॉज करके आप उसको लिखते जाओ, ठीक है, सो दैट कि आपकी एक अच्छी नोट्स बनती जाए और इसको फिर आप अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, रे डायग्राम से किस तरह से ये चीज़ें रिलेट करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब ये टॉपिक जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात, इस चैप्टर में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, पहली बात तो। इसलिए इस टॉपिक में कोई थियरी ऐसी एज सच बड़ी नहीं है कि जिसको हमने याद रख लिया तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। इसमें यही टॉपिक है जिसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसमें आप किसी एक टीचर को फॉलो करिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मैंने जो टेक्निक से और जिस सिस्टम से पढ़ाया हुआ है आप उसी सिस्टम से और उसी टेक्निक से ये डायग्राम को ड्रॉ करोगे, ठीक है। कुछ टीचर्स की टेक्निक अलग होगी, कुछ टीचर की मेथड अलग होगी। मैं आपको इस मेथड से पढ़ाऊंगा जहाँ से आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। आप सीधा उस सिस्टम को फॉलो करेंगे और वहाँ से सीधा डायरेक्ट उसको पढ़ेंगे तो आपको पूरा अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह से है ये चीज़ें, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा समझने की और मैं जो सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस सिस्टम के साथ कोरिलेट करिए अपने आप को, ठीक है। और उस सभी चीज़ों को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एक होता है ऑब्जेक्ट और एक होता है इमेज। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये मिरर है, उस मिरर के सामने कोई एक चीज़ होगी, उसको बोला जाएगा ऑब्जेक्ट, बराबर। और ये ऑब्जेक्ट में से लाइट बाहर निकल रही होगी। तो जब भी आप किसी जगह पर ऐसे लेज़र से या कहीं से ऐसे लाइट को पिन पॉइंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट्स इकट्ठा होकर बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा लाइट जो है वो बाहर निकलती है और वो लाइट हमें उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किसके ऊपर करना है कि ये जो लाइट है वो जो लाइट है उसमें से किसी एक या दो
जो लाइट बहुत सारी बाहर निकल रही है उस लाइट को हम बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बेटा? बीम ऑफ लाइट, बराबर। लेकिन हमें फोकस किसके ऊपर करना है? हमें जो फोकस करना है वो है रे ऑफ लाइट के ऊपर फोकस करना है। रे ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा कि हम ऐसी एक या ऐसी दो लाइन को पकड़ेंगे और उसी की प्रॉपर्टी से चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो क्लियर हुआ, मिरर के सामने होगा, फिर वो रे की जो लाइट बहुत सारी बीम ऑफ लाइट को स्प्रेड करेगा, जिसमें से हम कोई एक या दो लाइन को ऐसे पकड़ेंगे, बराबर। और फिर वो जो लाइन है, बराबर, वो जो रे ऑफ, उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। और जहां पर ये हम दो लाइन के बारे में बात करेंगे, जहां पर भी ये दो लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट पर क्या होगा? तो कि सर उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगा बेटा? हमारे इमेज फॉर्म होगी। जिस पॉइंट पर ये दो लाइन जो है वो टकराएंगी या इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पर हमारी इमेज बनेगी। क्लियर हो गई बात इतनी? तो ये 2-3 पॉइंट अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट हम समझाने जा रहा हूं, ये जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है रे डायग्राम की मदद से, बराबर। तो कि स्फेरिकल मिरर के अंदर जो इमेजेस फॉर्म होती है उसका रे डायग्राम की मदद से हम देखते हैं। अब ये बेसिकली आप इसको रूल समझ सकते हैं। कैसे रूल्स? समझो कि जब भी रे का मतलब क्या होता है अभी मैंने समझाया, बराबर। और उस रे से डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? डायग्राम्स, रे डायग्राम बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, देखो यहाँ पर ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, और उस प्रिंसिपल एक्सिस से ये लाइट जो है वो पैरेलल जा रही है। तो जो लाइन पैरेलल जा रही है वो यहाँ पर मिरर से टकराई, और वो टकराने के बाद किस पॉइंट से वापस जा रहा है, मतलब कि किस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होके पास हो रहा है? देखो ध्यान से, रे ऑफ लाइट जो है जो कि पैरेलल होगी वो क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर जैसे ही मिरर से टकराया तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कौन से पॉइंट से इंटरसेक्ट होती जा रही है? तो कि वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पास हो रहा है कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस में से, मतलब कि एफ में से पास हो रहा है। वहीं पर यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर के लिए केस है, ये जो केस है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। तो यहाँ पर भी देखो जो लाइट पैरेलल है वो यहाँ से टकराने के बाद दूर चली जाएगी। अब क्योंकि ये दूर चली जाएगी तो हम इसको इमेजिन करेंगे और एक्सटेंड करेंगे कहां तक? पीछे। तो अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं तो वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? एफ से। तो पहला नियम क्या बनता है? पहला नियम ये बनता है कि कोई भी जो लाइन पैरेलल जा रही है तो पैरेलल लाइन जो है वो हमेशा कहां से पास होगी? तो कि सर जी पैरेलल लाइन जो है वो एक्स में से नहीं, सर जी कहां कर रहे हो? वो पैरेलल लाइन जो है वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू जाएगा। समझो, कहाँ जाएगा? जो लाइन पैरेलल जा रही है वो फोकस के थ्रू जाएंगे। क्लियर हो गई बात? कोई प्रॉब्लम? शांति से अंडरस्टैंड हुआ? आगे देखो, एकदम हौले हौले शांति से। अब दूसरा, अब ये पढ़ने से जगह अपना दिमाग दौड़ा के इसमें देखो। अब यहाँ पर जो लाइट एंटर हो रही है, देखो दो लाइट होती है, एक इंसिडेंट एक रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर देखो कि ये जो है, ये क्या हो जाता है इसको, मस्ती हो रही है। चलो, तो ये जो है वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू लाइट एंटर करी, और जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ ये इस तरफ से जा रहा है। यहाँ पर भी देखो ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पर ये जो है वो आपके रिफ्लेक्टेड रे है। तो जैसे ही वो कहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है सर जी? तो कि सर जी अगर वो एफ में से इंसिडेंट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ जाएगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो एफ से पास हो रहा है तो पैरेलली कहाँ जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाएगा। देखो, अगर वो रे जो है वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां पर पास होगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब ये जो कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये क्या बताया है, ये क्या जो लाइन बीच में बता रहे हैं वो क्या है? तो क्या देखो, ये जो पहली डैश लाइन है ना, वो पहली डैश लाइन जो है वो आपकी एक्चुअल में इंसिडेंट रे है, और ये जो दूसरी डैशिंग लाइन है जो यहाँ पर मैं ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नॉर्मल है। और ये
ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नॉर्मल है, जनरली जब भी कोई लाइट सी से पास हो रही होती है तो वो एक्चुअली नॉर्मल से है। तो आप देखोगे कि जब भी कोई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो नॉर्मल है वो नॉर्मल आपका सी से ही पास होता हुआ दिख रहा है। मतलब कि कोई भी लाइट अगर सी में से पास होगी तो वो नॉर्मल के हिसाब से होगी, बराबर। अब उसी लॉजिक पर हमारा तीसरा केस जो है वो यही बता रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखो, अब जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पर पास हुई, तो क्या सर वो तो सी में से पास हुई। तो यहां पर देखो कि ये वाला पॉइंट देखो, इस एरो में देखो कि ये इंसिडेंट रे का एरो है और ये रिफ्लेक्टेड रे का एरो है। तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह पर जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि जब भी कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो सी के पास से ये जो पार्ट है ये तो उसका नॉर्मल है। क्या है बेटा? ये नॉर्मल। और नॉर्मल पर कोई भी जो इंसिडेंट रे है अगर वो नॉर्मल के ऊपर ही है, बराबर, कहां पर है? नॉर्मल के ऊपर ही है, दैट मीन्स कि वहां पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री है। नॉर्मल के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है ना, तो नॉर्मल के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 0। अब क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड होगा, जिस एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रे पास हो रहा है सी में से तो वो जाएगा कहाँ? वापस से सी में से ही जाएगा रिफ्लेक्ट होके। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर पूरा का पूरा आइडिया लग गया क्या पॉइंट है क्या नहीं। चलो, अगर ये पूरा आइडिया लग गया है तो हम एक और पॉइंट समझते हैं और ये आखिरी रूल समझते हैं। क्या है कि अगर इंसिडेंट रे ऑब्लिकली आ रहा है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब क्या है कि अगर कोई लाइट ऐसे टेढ़ी होके, बराबर, ऑब्लिकली अगर किसी एक एंगल से मीट हो रही है तो वो उसी एंगल से यहाँ से वापस जाएगा, बराबर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस से वो एंटर कर रहा था उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो वापस चला जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल था, बराबर, कुछ अलग नहीं था। अभी हमने जो पढ़ा वही था कि अगर कोई इंसिडेंट रे कोई प्रिंसिपल एक्सिस के साथ या पोल के साथ अगर कोई एंगल ऑफ ऑब्लिकली वो आता है और यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाता है तो उसी एंगल से जो है वो हमारा इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल, मतलब कि जो जिस एंगल से वो जाता है उसी एंगल से वो वापस चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? डन। चलो, तो आज के टॉपिक में हम इतना रखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज मैंने आपको क्यों थोड़ी बहुत टर्म्स समझाई। आप वो टर्म्स को अच्छे से लिखिए और उसको याद करिए। और ये 4 रूल समझाए, जिसमें मैंने पहला रूल समझाया आपको कि अगर कोई इंसिडेंट रे एफ से पास हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है, पहला हमने पैरेलल देखा था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल जा रहा होता है तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या करेगा? तो कि वो एफ से पास होगा। अगर कोई इंसिडेंट रे एफ से पास हो रहा है, प्रिंसिपल फोकस से के थ्रू पास हो रहा है, तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या होगा? आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरेलल चला जाएगा। ठीक है। तीसरा हमने ये पढ़ा कि अगर कोई लाइट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सेम दिखेगा, सी में से ही पास होगा। फिर अभी हमने ये पढ़ा, ये वाला केस, कि जहां पर अगर कोई इंसिडेंट एंगल बनाएगा तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो है वो उसी एंगल से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो वापस चला जाएगा। क्लियर हो गई बात इतनी? डन। तो ये जो है वो 4 रूल्स है, ये समरी आप ध्यान में रखिएगा। इसी रूल को याद रख के कल मैं आपको प्रॉपर रे डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करना है उसके बारे में हम सीखेंगे। और वो जो टर्म्स है जो अभी हमने पढ़ी है उसको आप प्रॉपर नोट्स बना के रिवाइज कर लीजिए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर कुछ और नई बातों को सीखने के लिए। ठीक है। चलिए, मिलते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर। ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।